आज हम पुनः उपहार समूह ज्ञान सीनियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपहार समूह ज्ञान में हम पढ़ रहे थे इतिहास। इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। अब मध्यकालीन भारत में आज हम पढ़ेंगे 13वां चैप्टर, मुगल शासन व्यवस्था। कहता है मुगल शासन व्यवस्था का आधार मुख्य रूप से सैनिक और केंद्रित सामंतशाही व्यवस्था थी। सैद्धांतिक तौर पे उलेमा फतवे जारी कर किसी भी सम्राट को सिंहासनाच्युत कर सकता था, किंतु सम्राट के पास शक्तिशाली सेना होने की वजह से यह फतवा मात्र कागज का पुलिंदा ही साबित होता था। बाबर के समय में वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। अकबर के शासनकाल में वजीर को वित्त मंत्री कहा जाता था, जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी को वकील कहा जाता था। अकबर के काल में इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। सैन्य विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। इस्लाम के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता की दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब करता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुहतसिब को नए मंदिरों को तुड़वाने की आज्ञा दी गई थी। सम्राट के बाद न्यायिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को काजी उल कुजात अथवा मुख्य काजी कहा जाता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों प्रांतों में, सूबों के सरकारों जिलों में, सरकार जिला का परगना या महल में, महल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर को ग्रामों में था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती थी। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। प्रमुख अधिकारी और कार्य: सूबेदार, जिसको राज्यपाल भी कहा जाता था। प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रमुख कार्य सूबे में शांति स्थापित करना। दीवान, सूबे का द्वितीय प्रमुख अधिकारी का कार्य सूबे के राजस्व का प्रमुख। आमिल, मुख्य कार्य लगान सुनिश्चित करना तथा वसूलना। सिकदार, एक परगने का प्रमुख। कोतवाल, नगर प्रमुख का कार्य नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना। फौजदार, जिले का प्रधान सैनिक अधिकारी। बख्शी, मीर बख्शी के अधीन प्रांतीय सैन्य प्रधान। मुगल सेना का वास्तविक संगठनकर्ता अकबर था। मुगल सेना का प्रमुख अंग घुड़सवार सेना थी। मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य के प्रशासन की एक अनोखी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था। अरबी भाषा में मनसब का शाब्दिक अर्थ पद होता था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जब्ती मनसबदारी व्यवस्था का एक प्रमुख अवयव था। इसके तहत मनसबदार को मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को सम्राट द्वारा जब्त कर लिया जाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। पहला, खालसा भूमि, केंद्र के नियंत्रण में। जागीर भूमि, वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। सरगल, अनुदान स्वरूप बिना कर के दी जाने वाली भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था को निर्मित करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है,
इसने शेरशाह की भूमि व्यवस्था सही को जारी रखा। अकबर ने 1580 ईस्वी में दहसाला प्रणाली प्रचलित की। इस प्रणाली का आधार उसने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि को बनाया। इस प्रणाली के तहत भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पहला, पोलज भूमि, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि। दूसरा, प्रति भूमि, पोलज से कम उपजाऊ भूमि अर्थात एक फसल के बाद 1 या 1.5 वर्ष तक प्रति छोड़ दी जाती थी। तीसरा, चाचर भूमि, एक फसल के बाद 3 या 4 साल तक प्रति छोड़ दी जाती थी। चौथा, बंजर भूमि, जो प्रायः प्रति रहती थी। दहसाला प्रणाली को सफल बनाने में राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर का प्रमुख योगदान रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया गया तथा भूराजस्व की दर बढ़ाकर 50% कर दी गई। मुगल काल में कृषकों को निम्नलिखित 3 वर्ग थे। पहला, खुदकास्ट, इस प्रकार के कृषक अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे। दूसरा, पाही कास्ट, इस प्रकार के कृषक दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। तीसरा, मुजारियन, इस प्रकार के कृषक खुदकास्ट की भूमि किराए पर लेकर खेती करते थे। जहांगीर के काल में सिक्कों पर बादशाह के साथ नूरजहां का भी नाम अंकित होता था। दाम तांबे का सिक्का था जिसे शेरशाह ने चलाया था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। दाम के 8वें भाग के बराबर के सिक्के को दमरी कहा जाता था। इलाही सिक्के का प्रचलन अकबर ने शुरू किया था। सोने का यह सिक्का सर्वाधिक प्रचलन में था। अकबर द्वारा चलाए गए सोने के सबसे बड़े सिक्के को सनसब कहा जाता था। शेरशाह के सिक्कों पर हिंदी में उसका नाम अंकित होता था। बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता था। औरंगजेब द्वारा संकलित कानून एवं न्याय विषयक पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी को मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट माना जाता है। अगला चैप्टर है मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के पास शिवनेर नामक स्थान में हुआ। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी की मां जीजाबाई देवगिरी के जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता तथा दादाजी कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का मूल उद्देश्य एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी का दक्षिण में प्रथम आक्रमण 1643 ईस्वी बीजापुर के सिंगर किले पर हुआ और इसे विजित किया। शिवाजी का दूसरा आक्रमण 1646 ईस्वी में तोरन के किले पर हुआ और इसे भी अपने अधिकार में किए। शिवाजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जावली की विजय 1656 ईस्वी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा, मगर शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले के समीप नवंबर 1659 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को भी अपने हाथ की उंगलियों कटवाकर भाग खड़ा होने के लिए बाध्य किया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की पराजय से शिवाजी का यश चारों ओर फैल गया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा। शिवाजी ने हिंदू पर पादशाही का नारा दिया तथा स्वयं हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था से प्रभावित थी।
शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। शिवाजी और मुगलों की ओर से राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, शिवाजी मुगलों को 23 किले दिए, 12 किले पर शिवाजी का अधिकार स्वीकृत हुआ। दूसरा, मुगल पक्ष ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5 हजारी मनसब तथा एक जागीर देने का आश्वासन दिया। तीसरा, शिवाजी ने मुगलों को बीजापुर के खिलाफ सैनिक सहायता देने का वचन दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को 16 मई 1666 ईस्वी को आगरा में जयपुर भवन में चालाकी से कैद कर लिया, मगर शिवाजी चतुराई से मिठाई की टोकरी में बैठकर कैद से छूट भागे। 1670 ईस्वी में मुगल मराठा संघर्ष में शिवाजी को अद्वितीय सफलता मिली। 14 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। राज्याभिषेक के उपरांत शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। 14 जून 1674 ईस्वी में जिंजी को शिवाजी ने मराठा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वोच्च था। पेशवा के पद को एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में जाना जा सकता है। अष्टप्रधान के सदस्य निम्नलिखित थे। पहला, पेशवा, संपूर्ण राज्य के शासन की देखरेख इन्हीं के जिम्मे था। दूसरा, अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री के रूप में कार्य करता था। तीसरा, सुमंत, जिसको दबीर भी बोला जाता था, विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था। चौथा, सेनापति, जिसको सर-ए-नौबत भी बोला जाता था, रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करता था। सुरूनवीस, जिसको सचिव बोला जाता था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रूप में कार्य करता था। वकियान विस, जिसको मंत्री बोला जाता था, गृह मंत्री के रूप में कार्य करता था। पंडित राव, विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों हेतु अनुदानों की व्यवस्था करता था। न्यायाधीश, छत्रपति के बाद यह न्याय विभाग का सर्वोच्च था। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में पत्राचार, लिपिक, चिटनीस का महत्वपूर्ण स्थान था। शिवाजी का मराठा राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत परगनों एवं तालुकों में विभक्त था। प्रत्येक परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजी थे। शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा बंद करवा दी और अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के काल में रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक मलिक अंबर था। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो अमात्य के निर्देशन में भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। लगन व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में विभक्त था। मराठा राज्य में राजस्व इकट्ठा करने के कार्य केंद्रीय अधिकारी करते थे। मराठा राज्य में लगन के रूप में भूमि की उपज का 33%, बाद में 40% निर्धारित किया गया था। राजस्व नगद अथवा अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। मराठा राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी 2 प्रकार के प्रमुख कर थे। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में किले दुर्ग का प्रमुख स्थान था। किले की सुरक्षा हेतु एक ही स्तर के 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सबनीस और सर-ए-नौबत। मराठा राज्य में फौजदारी तथा दीवानी मामलों की सुनवाई स्मृतियों के आधार पर की जाती थी। गांवों में मुकदमों का निपटारा पंचायत का पटेल करता था। हाजिर मजलिस अपील का अंतिम न्यायालय था। अगला चैप्टर है शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी 1680 से 89 ईस्वी हुए। संभाजी एक अयोग्य शासक था। मुगल सेनापति मुकरब खान ने संभाजी और उनके सहयोगियों को बंदी बना लिया। संभाजी के बाद मराठों का शासक
राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी हुआ। राजाराम 1898 ईस्वी में जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कर्ण सिंहासन पर बैठा, पर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। कर्ण के बाद मराठा सिंहासन पर ताराबाई का 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा और ताराबाई उसका संरक्षक बन गई। ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी के नेतृत्व में मराठों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। औरंगजेब मराठों के अदम्य उत्साह और भावनाओं को नष्ट नहीं कर पाया। ताराबाई को राजकाज चलाने में मदद करने वाले में थे परशुराम, त्रंबक, धन्नाजी यादव और शंकरजी नारायण। साहू जी मुगल कैद से 1707 ईस्वी में मुक्त हुआ। ताराबाई और साहू जी के बीच उत्तराधिकार का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मराठे 2 दलों में विभक्त हुए। मराठों में एक दल का नेतृत्व ताराबाई और दूसरे दल का नेतृत्व साहू जी कर रहे थे। ताराबाई धन्नाजी के सेनापतित्व में साहू जी से 1709 ईस्वी में खेरा का युद्ध की। ताराबाई साहू जी से खेरा के युद्ध में पराजित हुई। ताराबाई पराजित हो कोल्हापुर चली गई। 1712 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की गद्दी पर संभाजी कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। उधर साहू जी ने सतारा की गद्दी संभाली। साहू जी और संभाजी में 1731 ईस्वी में संधि हुई, जिसमें मराठा राज्य की उन्नति के लिए कार्य करने पर बल दिया। साहू जी की मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई। साहू जी का उत्तराधिकारी राजाराम 1749 से 77 बना। 24 नवंबर 1750 ईस्वी में ताराबाई ने राजाराम को कैद कर लिया। ताराबाई की मृत्यु 1763 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद ही राजाराम कैद से मुक्त हुआ। राजाराम के बाद उसका दत्तक पुत्र साहू द्वितीय 1777 से 1808 ईस्वी गद्दी पर बैठा। साहू द्वितीय नाम मात्र का छत्रपति था। राज्य की सारी शक्ति पेशवा के हाथ में थी। साहू द्वितीय के बाद उसका पुत्र प्रताप सिंह 1808 से 39 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसके समय में छत्रपति और पेशवा के बीच अच्छे संबंध न रहे। इसको पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजी सहायता मांगनी पड़ी थी। 4 सितंबर 1839 को प्रताप सिंह को गद्दी से उतार दिया गया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के संस्थापक पेशवा लोग, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया गया। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को पेशवा बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के बीच संपन्न हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। इस युद्ध का अंत मुंशी शिवगांव की संधि से हुआ। दिल्ली पर आक्रमण सर्वप्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ने 29 मार्च 1737 ईस्वी को किया। पेशवा बाजीराव के दिल्ली आक्रमण से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इतिहास में बाजीराव प्रथम एवं मस्तानी नामक महिला को प्रेम कथा प्रचलित है। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव के काल में पेशवा पद पैतृक हो गया। संगोला संधि 1750 ईस्वी के बाद पेशवा के हाथ में राज्य के सभी अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव का दूसरा चर्चित नाम नाना साहब था। हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य होने वाली संधि का नाम झलकी की संधि था। बालाजी बाजीराव के काल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार तथा अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। पानीपत की तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव हार को नहीं सहन कर पाने के कारण
23 जून 1761 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त किया। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बने। उन्होंने मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त कर रहे मुगल सम्राट शाह आलम को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और उसे पेंशन देना शुरू किया। पेशवा माधवराव की मृत्यु 17 नवंबर 1772 के बाद नारायण राव पेशवा बना। पेशवा नारायण राव 1772-73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने ही कर दी थी। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद 12 भाई की परिषद ने उसके नवजात शिशु माधवराव नारायण को पेशवा बनाया। 12 भाई की परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध पेशवा माधवराव नारायण के काल में 1775 से 82 ईस्वी तक चला। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में से इस युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के अंतर्गत एक दूसरे के विजित वापस कर दिए गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चला। बलेसली तथा लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित किया। अंग्रेज एवं मराठों के बीच देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। देवगांव संधि 1803 ईस्वी के अंतर्गत भोसले ने अंग्रेजों को कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिमी क्षेत्र दिए। 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि से सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना के क्षेत्र दिए। अंग्रेजों से पराजित होने पर होलकर ने उसके साथ राजपुर घाट की संधि की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुनः प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मराठा साम्राज्य का अंत 1818 ईस्वी में हो गया। अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होने वाली संधियां निम्नलिखित प्रकार से थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बरगांव की संधि 1779 ईस्वी पेशवा माधव नारायण राव तथा अंग्रेज के बीच। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी बरार के भोसले तथा अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी होलकर तथा अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी नागपुर के भोसले तथा अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी दौलत राव सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। पुणे की संधि 1817 ईस्वी बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी होलकर तथा अंग्रेज के बीच। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे।